प्रदेश में 6 सीटों पर उपचुनाव का रण। उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी उपचुनाव को लेकर बना रही रणनीति। प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल कर रहे बैठक। अग्रवाल विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है सामने। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी मोर्चा संभाल लिया है, तो वहीं राठौड़ भी विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। दोनों नेता फील्ड में जाकर फीडबैक ले रहे हैं। राठौड़ और अग्रवाल कल रहेंगे सलूम्बर दौरे पर। 29 अगस्त को 84 विधानसभा के दौरे पर रहेंगे और दोनों नेता पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। सह प्रभारी विजय राहेटकर, जिला अध्यक्ष भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो प्रदेश की 6 सीटों पर उपचुनाव का रण और बीजेपी उपचुनाव को लेकर रणनीति बना रही है। दोनों पार्टी नेता पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल बैठक कर रहे हैं, तो वहीं अग्रवाल विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी संभाला मोर्चा। राठौड़ भी विधानसभा प्रभारियों के साथ कर रहे बैठक। ये बड़ी जानकारी आ रही है सामने। दोनों नेता फील्ड में जाकर फीडबैक ले रहे हैं। राठौड़ और अग्रवाल कल रहेंगे सलूम्बर दौरे पर। 29 अगस्त को 84 विधानसभा के दौरे पर रहेंगे। दोनों नेता पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। सह प्रभारी विजय राहेटकर, जिला अध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। और इसी खबर पे देखिए ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद पालावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। अरविंद जी, देखिए जिस तरह से 6 सीटों का जो उपचुनाव है प्रदेश में होने वाला है, उसको लेकर बीजेपी अब फील्ड पे जाके फीडबैक ले रही है। और अब देखा जाए तो दफ्तरों से बैठ के नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर तैयारियां भी की जा रही हैं और जमीनी स्तर पे लोगों से मिलकर जानकारी भी हासिल की जा रही है। कितनी कारगर बीजेपी की ये नीति काम आने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि तमाम वो कोशिशें हैं कि किसी भी तरह से जो उपचुनाव है वो यहाँ पर जीता जाए। क्योंकि उपचुनाव जीतना बेहद महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि जब से भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने उसके बाद में जो भी चुनाव हुए हैं उसमें पार्टी को उस तरह की सफलता नहीं मिली जैसी पार्टी चाहती थी। लोकसभा चुनाव की यदि हम बात करें तो लोकसभा चुनाव के अंदर जो 11 सीटें हैं वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हार गई। और उसके साथ ही यदि एक उपचुनाव की यदि हम बात करते हैं जहाँ सुरेंद्रपाल सिंह टीटी, जिनको उपचुनाव से पहले ही जो मंत्री है वो बना दिया गया था, तो वो जो उपचुनाव था वो भी पार्टी हारी। तो ऐसे में एक बड़ी साख का सवाल जो है, एक बड़ी प्रतिष्ठा का जो सवाल है वो ये आने वाले 6 जो उपचुनाव है वो यहाँ पर बन चुके हैं। हालांकि पहले 5 उपचुनाव होने थे, लेकिन सलूम्बर के जो विधायक हैं अमृतलाल मीणा, उनका जब देहांत हुआ तो उसके बाद अब 6 जो सीट है वहां पर चुनाव होगा। तो माना जा रहा है कि जब महाराष्ट्र के जब चुनाव होंगे उस समय ये जो 6 उपचुनाव है ये यहाँ पर हो सकते हैं राजस्थान में। और तमाम जो सीट है सभी 6 सीट पर जाकर के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और खुद भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ हुए और सह प्रभारी विजय राहटकर लगातार पहुंच रहे हैं। अलग अलग सीटों पर जाकर के वहां पर जायजा लिया जा रहा है और तमाम उन सीटों पर स्थानीय मुद्दों को देखा जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे स्थानीय मुद्दे हैं जिनको छूने से भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत है वो हासिल करेगी। यदि हम देखें जो 5 सीट है, क्योंकि 5 सीट अति महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये तमाम जो सीटें थी यहाँ पर कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो विधायक थे और जो अब सांसद बन चुके हैं या कांग्रेस गठबंधन से जुड़े हुए थे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी बात होगी किस तरह से इन सीटों को जीता जाए। और यदि 84 और सलूम्बर की यदि हम बात करते हैं, क्योंकि दोनों ही सीट ऐसी है जो इस बार बहुत महत्वपूर्ण है। 84 सीट जो है वहां पर भारत आदिवासी पार्टी जो है उसके राजकुमार रोत वहां से विधायक बने, 2 बार विधायक रहे। पहले बीटीपी से वे टिकट पर थे और इस बार बीएपी से वे टिकट पर रहे और वहां पर उन्होंने। लेकिन अरविंद जी, देखा जाए तो बीजेपी के लिए देखिए 84 और खिंसर सीट मुश्किल मानी जा रही है। क्या अलग से बीजेपी ने इन 2 सीटों के लिए कोई तैयारी की है, या अगर मुश्किल है तो किस तरह से बीजेपी अब इस सीट को साधने की कोशिश करेगी? जहां तक बात है खींसर की, तो खींसर की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो राजनीतिक परिस्थितियां हनुमान बेनीवाल के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आई है पिछले कई दशकों में। तो वो जो सीट है वो यहाँ पर
कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों के लिए मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस चूंकि आरएलपी के साथ में लोकसभा चुनाव में गठबंधन कर चुकी है, ऐसे में माना जा सकता है इस बार फिर से खींवसर में भी इसी तरह का गठबंधन विधानसभा के चुनाव में यहाँ पर देखने को मिले। और विधानसभा के उपचुनाव में जब ये गठबंधन होगा तो जाहिर सी बात है नारायण बेनीवाल जो हनुमान बेनीवाल के भाई रहे हैं वही वहां पर खड़े होंगे। और हनुमान बेनीवाल का जिस तरह का वर्चस्व खींवसर पे रहा है और एक मजबूत कैंडिडेट जो है वो दोनों ही पार्टी, कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी, दोनों के पास में नहीं है, तो उस स्थिति में आसान जो जीत है वो वहां पर आरएलपी को वहां होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन सलूम्बर की जहां तक हम बात करते हैं, सलूम्बर विधानसभा जहां से अमृतलाल मीणा खुद लगातार 3 बार जो है विधायक रहे हैं, 2008 की बात 2013 की बात करें, 18 की बात करें या 23 की बात करें, तो तीनों जो चुनाव है वो वहां पर उन्होंने लड़े और पंचायत समिति सदस्य से लेकर विधायक तक का एक बड़ा सफर उन्होंने तय किया। तो ऐसे में सलूम्बर जो है वहां पर ये जरूर देखा जा सकता है, क्योंकि वहां के जो विधायक है उनका देहांत हुआ है, तो एक सिंपैथी वोट बैंक जो है वो उनके जो पुत्र हैं उनको वहां पर मिल सकता है। यदि बीजेपी उनके बेटे को वहां पर कहीं ना कहीं एक कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत है वो हासिल कर चुकी है। इससे पहले राजस्थान में जितने भी विधानसभा उपचुनाव हुए हैं और वहां पर ये देखा गया है कि किसी विधायक का देहांत होता है और उसके बाद में उनके किसी पुत्र या पुत्री को जब टिकट दिया गया है तो वहां पर उनकी जीत हुई है। तो ऐसे में यदि सलूम्बर, लेकिन अरविंद जी अगर प्रदेशाध्यक्ष जो राठौड़ जी हैं और प्रभारी जो अग्रवाल जी हैं उनकी ये देखिए पहली परीक्षा होगी, तो ऐसे में ये दोनों नेता किस तरह से और ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, या अगर इनकी स्ट्रैटेजी की बात कर ली जाए तो इनकी स्ट्रैटेजी बाकियों से किस तरह से अलग रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश प्रभारी जो है राधा मोहन दास अग्रवाल, उनकी पहले स्ट्रेटेजी जो है वो जयपुर में यहाँ पर देखने को मिली। उन्होंने स्पष्ट रूप से सभी को कह दिया कि जो प्रदेश प्रभारी है, प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में चुनाव होगा तो प्रदेश प्रभारी के जो काम होगा वो उस काम में किसी का दखल जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने राजेंद्र राठौड़ जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं उन तक भी यहाँ पर बैठक में अल्टीमेटम दिया। हालांकि इसके जो नकारात्मक परिणाम है वो राधा मोहन दास अग्रवाल को टोंक में जब बैठक हुई तो उस बैठक में देखने को भी मिल गए, जहां पर राजेंद्र राठौड़ के समर्थक जो थे उन्होंने वहां पर नारेबाजी की। और इसके साथ ही जो राधा मोहन दास अग्रवाल है उनके कई बयान जो है चाहे अशोक गहलोत के लिए बात सामने आए, चाहे सचिन पायलट के सामने आए, तो वो तो इस तरह के जो उनके जो बयान दिए गए हैं तो वो बयान कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से जो गर्माहट है देने वाले वो हो चुके हैं। और खुद यूथ कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया कि जहां पर भी राधा मोहन दास अग्रवाल वहां पर उनका पुतला जो है वो जलाया जाएगा, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो एक कोशिश वहां पर की जा रही है, एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि काफी बोल्ड जो नेता है वो राधा मोहन दास अग्रवाल बनकर के यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि उनकी बोल्डनेस का कितना फायदा उपचुनाव मिलेगा वो यहाँ पर देखने वाली बात होगी। लेकिन मदन राठौड़ जो है वो काफी संजीदा नेता समझे जाते हैं और मदन राठौड़ राजस्थान की राजनीति में काफी अच्छे से एक एक जो पहलू है वो वहां पर समझते हैं, चाहे मारवाड़ से लेकर के हम पश्चिमी राजस्थान पूरे की बात करते हैं, पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं, तमाम जो जिले हैं वहां का संगठन में बेहतरीन काम है। क्योंकि इससे पहले भी वे विधायक भी रहे हैं, उप मुख्य सचेतक भी हुए, महत्वपूर्ण एक जो पद है वो भी उन्होंने वहां पर संभाला है विधानसभा में। तो ऐसे में अब उनकी जो परीक्षा है वो एक प्रदेशाध्यक्ष के रूप में होगी। और प्रदेशाध्यक्ष के रूप में एक बड़ी परीक्षा इसलिए है क्योंकि हाल ही में प्रदेशाध्यक्ष बने हैं, उनको अपनी नई टीम भी बनानी है, नई टीम के साथ में फील्ड में पहुंचना भी है। तो ये माना जा रहा है कि उपचुनाव से पहले कोई ऐसा कोई बड़ा अमूल जी। लेकिन अरविंद जी देखिए बीजेपी और आरएलपी ये भी ताल ठोक रही हैं इस उपचुनाव में, तो ऐसे में बीजेपी के लिए ये दोनों पार्टियां कितनी मुसीबतें खड़ी कर सकती हैं? देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बीजेपी के लिए तो ये मुसीबत बनती है या नहीं बनती है, लेकिन कांग्रेस के लिए दोनों पार्टी जो मुसीबत है वो यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के लिए मुसीबत इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि बीजेपी अपने कैंडिडेट्स जो है वो यहाँ पर खड़े करेंगे और बीजेपी इन 5 सीट जो है वो बीजेपी के पास नहीं थी और बीजेपी इन 5 में से जहां पर उपचुनाव होंगे, क्योंकि सलूम्बर की सीट खाली हुई है, तो इस तरह से 6 सीट हो चुके। लेकिन पुरानी जो 5 सीटों की बात करें, जिसमें चाहे दौसा की हम बात करते हैं, देवली उनियारा की बात करते हैं, टोंक की हम बात करते हैं, झुंझुनू की बात करते हैं या 84 की बात करते हैं, तो ये जो 5 सीटें ये बीजेपी के पास नहीं थी। बीजेपी यहाँ पर जीतती है तो एक प्लस पॉइंट जो है वो बीजेपी के पास में संख्या बल के आधार पर विधानसभा में उनका संख्या बल बढ़ जाएगा, तो बीजेपी के लिए यहाँ पर प्लस पॉइंट हो सकता है। सलूम्बर जो है वो एक बीजेपी यदि सिंपैथी वोट बैंक जो है यदि वो गेन कर लेती है तो वो वहां पर उनकी जीत है वो वहां पर हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस के लिए मुसीबत इस तरह से दोनों पार्टी बन के एक सीट जो है खींवसर, वहां पर आरएलपी कहती है कि वो उनके साथ गठबंधन करेगी। ठीक है, कांग्रेस के लिए मजबूरी हो चुकी है कि यदि इंडिया गठबंधन जो इंडिया अलायंस है वो उनको उनका सपोर्ट यदि केंद्र में चाहिए तो यहाँ पर भी जो है जो उपचुनाव होंगे तो उस उपचुनाव के अंदर भी उनको जो गठबंधन है वो करना होगा। लेकिन
बीएपी जो है वो कांग्रेस के सामने दोहरी समस्या बन चुकी है। दोहरी समस्या इसलिए यहाँ पर कहा जाएगा क्योंकि एक तो 84 विधानसभा सीट है जहां से राजकुमार जो है वो सांसद बनकर के और बांसवाड़ा डूंगरपुर का प्रतिनिधित्व लोकसभा में कर रहे हैं, तो वो सीट है खाली हो चुकी है। साथ ही सलूम्बर भी आदिवासी इलाके से प्रभावित सीट है, वहां पर भी बीएपी डिमांड करी कि ये सीट जो है ये अलायंस के माध्यम से उनको दी जाए। यदि 2 सीट पर अलायंस होता है तो वहां पर कांग्रेस के लिए मुसीबत यह होगी क्योंकि सलूम्बर जो सीट है वहां पर कांग्रेस के कद्दावर नेता जो है रघुवीर मीणा वहां के एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में, हालांकि 2 बार वे चुनाव हार गए, लेकिन इन पिछले 2 चुनाव में उन्होंने जो अपना प्रदर्शन पीसीसी के मेंबर रहे हैं। इसके साथ ही यदि हम बात करें कि सेंट्रल कांग्रेस की जो सीईसी है उसके एक महत्वपूर्ण पद पर वे रहे हैं, तो ऐसे में रघुवीर मीणा को छोड़ करके यदि कांग्रेस बीएपी के साथ गठबंधन करती है तो ये एक मुसीबत जो है वो पार्टी के इंटरनल पॉलिटिक्स में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि रघुवीर मीणा अपने आप में एक बड़ा नाम है, एक बड़ा चेहरा है, और उस चेहरे को छोड़ करके मानन ये संभव नहीं कि कांग्रेस अलग जाए, लेकिन क्योंकि बीएपी के साथ भी उनको रहना है, तो ऐसे में बीएपी किस तरह से, क्योंकि बीएपी आप ये देखिए कि जब पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था उस जालोर जो लोकसभा सीट है जहां से खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र ने चुनाव लड़ा, तो वहां पर भी बीएपी ने अपना कैंडिडेट उतारा। हालांकि ये मजबूरी रही कांग्रेस के लिए कि उनको डूंगरपुर बांसवाड़ा में अलायंस करना पड़ा, क्योंकि वो अलायंस इसलिए उन्होंने किया क्योंकि उनके पास कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं था। लास्ट टाइम तक रणनीति बनती रही और बीएपी अपनी बात से तब से मस्त नहीं हुई, उन्होंने अपना जालोर का जो कैंडिडेट है वो गहलोत के सामने खड़ा रखा, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने अपनी रणनीति के तहत डूंगरपुर को समर्थन देना उनकी मजबूरी बन गया। अब ये देखने वाली बात होगी कि राजकुमार राउत का जो दबाव है वो यहाँ पर कांग्रेस पर कितना भारी यहाँ पर पड़ता है। यदि कांग्रेस पर भारी पड़ता है तो ये माना जा सकता है कि जो मेवाड़ का जो अंचल है, मेवाड़ अंचल में कांग्रेस को जो नुकसान है वो वहां पर हो सकता है, क्योंकि रघुवीर मीणा एक बड़ा नाम है कांग्रेस का और आदिवासी क्षेत्र में कांग्रेस की एक पहचान के रूप में रघुवीर मीणा को यहाँ पर जाना जाता है। और रघुवीर मीणा कांग्रेस से लंबे समय से अपनी जो दशकों की जो राजनीति वो कांग्रेस के साथ में की है, लेकिन अब बीएपी के कारण उनकी जो राजनीति है उस पर कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कुछ किंतु परंतु जो है वो आने वाले उपचुनाव में देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए टिकाऊ और जिताऊ ये जो चेहरे हैं इनके लिए जो खोज है वो भी काफी तेजी से हो रही है। जी बिल्कुल, ये बात सही है क्योंकि भाजपा चाहती है कि वो सीट जीते। यदि हम बात करें कि 84 की जब बात आप कर रहे हैं तो सबसे पहले 84 सीट है, वहां पर बीजेपी अपने कैंडिडेट्स की तलाश कर रही है, तो वहां पर 2 बार का चुनाव हार चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के सुशील कटारा, वो वहां पर कैंडिडेट के रूप में आ सकते हैं। लेकिन ये भी एक बात सामने आ रही कि सुशील कटारा 2 बार का चुनाव हारने के बाद उन्होंने अब इनकार कर दिया कि वे 84 से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई। राजनीति जो है उसमें आखिरी दौर में भी कुछ न कुछ जो है हो सकता है, तो ये कहा नहीं जा सकता कि सुशील कटारा पूरी तरह से रेस से बाहर है। लेकिन यदि सुशील कटारा को यहाँ पर टिकट नहीं दिया जाता है तो भाजपा के जो जिला महामंत्री है, पूर्व प्रधान वहां रहे हैं नानूराम, उनको टिकट दिया जा सकता है। पूर्व रहे हैं वहां पर एक मनीलाल, और वर्तमान में जो सीमलवाड़ा है वहां से प्रधान है एक कारीलाल, उनका भी नाम जो दावेदारों की लिस्ट में। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि आखिर 84 विधानसभा सीट में भारत आदिवासी पार्टी, जहां से राजकुमार राउत ने अपने जो युवा करियर का जो चुनावी करियर का जो शुरुआत की और राजनीतिक शुरुआत की, तो ये देखने वाली बात होगी कि भारत आदिवासी पार्टी वहां पर किसको अपना कैंडिडेट है वो वहां पर उतारती है। हालांकि भारत आदिवासी पार्टी ये कहती है कि हम एक जाजम पर बैठकर फैसला लेते हैं, हम एक जाजम पर से ही पूरे जो फैसले हैं वो यहाँ पर लिए जाते हैं, ट्राइबल के इश्यूज पर हम चुनाव लड़ते हैं। तो लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि राजकुमार राउत जिसे चाहेंगे उसे वहां पर टिकट दी जाएगी और वही वहां पर चुनाव जो है वो भारत आदिवासी पार्टी के बैनर से जीत सकता है। यदि भारत आदिवासी पार्टी के मतलब राजकुमार राउत से यदि इधर उधर कोई टिकट दिया जाता है तो उसका भी एक नुकसान जो है भारत आदिवासी पार्टी में देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि भारत आदिवासी पार्टी का कौन प्रत्याशी होगा जो कि 84 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगा। इसमें एक नया नाम जो है बिल्कुल। अब ऐसे में सामने आ रहा है। जी अरविंद जी, देखिए ऐसे में 2 सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये कि क्या बीजेपी उपचुनाव परिणाम का जो ट्रेंड है वो बदल पाएगी या नहीं, और दूसरा सवाल ये कि जो प्रदेश प्रभारी हैं वो इस बार उपचुनाव ट्रेंड को बदलने के साथ सभी 6 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। बात अब ट्रेंड पे आ गई है कि क्या बीजेपी इस बार इस परिणाम के जो अब तक परिणाम आते रहे हैं उस ट्रेंड को बदल पाएगी या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए ट्रेंड हमेशा यही है, जब जो सीट खाली हुई है, यदि किसी विधायक के देहांत पर सीट खाली होती है तो ऐसी स्थिति में ये होता है कि उनके जो वारिस जो हैं, चाहे उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा हो या उनके बेटे ने चुनाव लड़ा या बेटी ने चुनाव लड़ा, वो वहां पर जीतते हैं। लेकिन इस बार अपने आप में एक अलग स्थिति है क्योंकि 5 जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर
जो लोकसभा में जा चुके हैं और उनके कारण वो सीट खाली हुई है। तो ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर ट्रेंड जो है किस तरह से चेंजेस होता है, क्योंकि देखिए यदि हम दौसा से बात करते हैं तो दौसा मीरा बहुल क्षेत्र है और वहां पर एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा जो राज्य में मंत्री है, हालांकि इस्तीफा दे चुके हैं, कई बार उन पर कई तरह के सवाल जो है उनके इस्तीफे पर उठते हैं। तो एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा होंगे, दूसरी तरफ मुरारी लाल मीणा जो वर्तमान में सांसद बन चुके हैं तो वो होंगे। तो ये भी कहा जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा जो है अपने भाई को वहां पर से चुनाव लड़वा सकते हैं, वहीं मुरारी लाल मीणा अपनी पत्नी या बेटी को वहां पर चुनाव लड़वा सकते हैं। तो दो मीणा समुदाय के दो बड़े नेताओं में वहां पर टक्कर देखी जा सकती है। तो वहां पर इंडिविजुअल जो नेता है उनकी भी साख पर सवाल है वो खड़े होंगे। ये जाहिर सी बात है कि राधा मोहन दास अग्रवाल है, क्योंकि प्रभारी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, हार जीत की जिम्मेदारी प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष दोनों की होती है। तो ये कोशिश होगी कि तमाम जो 5 सीटें, जो 6 सीटें हैं, उन 6 सीटों पर इस बार जो ट्रेंड है वो यहाँ पर बदला जाए, यानी जो सलूम्बर सीट है वो बीजेपी अपने पास रखे। इसके अलावा उनकी कोशिश है कि जो 5 अन्य जो सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में शिकस्त मिली थी, उन 5 सीटों पर एक बार जीत की जो कोशिश है, एक बड़ी जीत जो है वो वहां पर उन्हें मिले। हालांकि इस तरह के ट्रेंड, यदि हम राजनीति की बात करते हैं, अलग अलग राज्यों के जब चुनाव परिणामों की भी हम देखते हैं तो वहां पर इस तरह के परिणाम कम नजर आते हैं कि जहां पर जो पूर्व में जो विधायक रहे हैं उनके परिवार से यदि कोई खड़ा होता है तो वो चुनाव हारता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो राजनीति है उसमें इस तरह से जो वोट बैंक है वो उन जो पारिवारिक जो प्रत्याशी है उनके समर्थन में वहां पर चला जाता है। और क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस मजबूत हुई है तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि दोनों ही जो बड़े नेता हैं वो किस तरह से इस वोट बैंक को अपने समर्थन में, यानी बीजेपी के समर्थन में ला सकते हैं, क्योंकि ये एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक तरफ जो विधानसभा उपचुनाव है, दूसरी तरफ लोकसभा के चुनाव है। जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे, जो विधायक थे, वो वहां पर लोकसभा में गए, यानी 8 विधानसभा सीटों में उन्होंने जीत हासिल की है। 8 विधानसभा सीटों से वे लोकसभा का प्रतिनिधित्व जो है वो वहां पर कर रहे हैं। तो ऐसे में खुद की मूल विधानसभा है उसमें भरपूर कोशिश है जिताने की, वो यहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट्स है वो वहां पर करेंगे। अब बीजेपी के लिए देखने वाली बात होगी किस तरह से वो कांग्रेस का तोड़ यहाँ पर निकाल पाती है। यहाँ की प्लस पॉइंट इसको ये कहा जा सकता है कि देखिए अभी पहला साल है और आने वाले जो 4 साल है वो भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ऐसे में कांग्रेस, बीजेपी ये जरूर कोशिश करेगी और जनता को ये जरूर एक समझाने का प्रयास किया जाएगा कि आने वाले समय में जो तमाम जो योजनाओं का जो लाभ है वो उनके क्षेत्रों को मिल सकता है। और यदि हम बात करें योजनाओं की, तो उन योजनाओं में डबल इंजन का जो फायदा है वो एक दिखाने की कोशिश है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जाएगी। और उसी के माध्यम से एक प्रयास ये हो सकता है कि जो वोट बैंक है वो कांग्रेस का जो मूल वोट बैंक है उसको अपनी तरफ यहाँ पर शामिल किया जाए और बीजेपी के जो ऐसे जो मेंबर्स हैं, ऐसे जो कार्यकर्ता हैं जो निष्क्रिय हो चुके हैं, उनको सक्रिय करने का जो काम है वो अब फील्ड में जाकर करने का हो चुका है। यानी खुद प्रभारी और प्रदेशाध्यक्ष और सह प्रभारी तीनों इसी काम में लगे हैं कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी इन सभी 6 सीटों पर। बिल्कुल अरविंद जी, मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगी आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है इन 6 सीटों में से बीजेपी के लिए वो कौन सी सीट है जिससे आप बिल्कुल अग्नि परीक्षा के समान मानते हैं कि यहाँ से अगर बीजेपी जीतती है तो बिल्कुल ये अविश्वसनीय हो जाएगा और अग्नि परीक्षा जैसी सीट है बीजेपी के लिए? देखिए, सबसे बड़ी यदि अग्नि परीक्षा की हम बात करते हैं तो खींवसर ऐसी सीट है जो बीजेपी के लिए वास्तविकता में अग्नि परीक्षा है जी। खींवसर सीट लंबे समय से जो है भारतीय जनता पार्टी है वहां पर जीत हासिल नहीं कर पाई है। और इसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो 84 विधानसभा सीट, क्योंकि सुशील कटारा लगातार 2 बार चुनाव हार चुके हैं, वो भी एक ऐसी है जहां पर बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल है वो हो सकती है। लेकिन एक जो सीट है वहां पर जीत हासिल हो सकती है। वो सबसे, मैं ये मानता हूं कि जो 5 सीट जो महत्वपूर्ण 5 सीट जो जिनको कहा जा सकता है जहां पर कांग्रेस के जो विधायक है वो एमपी बने हैं, तो उसमें दौसा सीट ऐसी है यदि वहां पर किरोड़ी लाल मीणा को फिर से आगे लाते हैं और किरोड़ी लाल मीणा को किसी तरह से समझाइश करने का एक प्रयास किया जाता है और किरोड़ी लाल मीणा यदि पूरी तरह से एक्टिव होते हैं तो दौसा की जो सीट है विधानसभा चुनाव में वो वहां पर जीती जा बीजेपी के लिए माना जा सकता है कि ये जो सम्मानजनक जो स्थिति है वो बीजेपी के लिए यहाँ रह सकती है। हालांकि झुंझुनू जो है, झुंझुनू की सीट भी इस तरह की है कि वहां पर बीजेपी को कुछ सफलता है मिल सकती है, लेकिन ओला परिवार की एक बड़ी जो राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है वो वहां पर रही है और ओला परिवार का अपने आप में एक बेहद, शीशराम ओला जो केंद्रीय मंत्री रहे उसी समय से वो जो सीट है वो उन पर कब्जा, ये कहा जा सकता है कब्जा जो है वो उन्होंने किया हुआ है। लेकिन उस कब्जे को कहीं ना कहीं पारिवारिक यदि उनकी कोई स्थिति ऐसी बनती है कि परिवार के सदस्यों में किसी टिकट को लेकर के मनमुटाव यदि होता है तो वहां पर एक जो सीट है वो वहां पर बीजेपी को मिल सकती है। लेकिन इस वक्त 2 जो बड़ी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का काफी ज्यादा मुश्किल है, उसको 84 और खींवसर, ये दोनों ही सीट ऐसी जहां पर की एक बड़ी मुश्किल है वो यहाँ पर हो सकती है। हालांकि
देवली उनियारा एक जो सीट है वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी सीट है वो मिल सकती है, लेकिन इसमें ये होगा कि देखिए देवली उनियारा एक ऐसी सीट है जहां पर मीणा और गुर्जर जो दोनों वोट बैंक है वो वहां पर डिसाइडिंग फैक्टर है। तो ऐसे में क्योंकि ये पहले जो वहां पर हरीश मीणा जो विधायक थे जो अब सांसद बन चुके हैं, तो हरीश मीणा अपने परिवार से ही किसी एक सदस्य को चुनाव लड़ते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने पिछली बार कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के पुत्र को वहां से टिकट दिया था, तो वे इस बार से वहां से चुनाव लड़ाते हैं, क्योंकि जयपुर की जो महापौर है सौम्या गुर्जर वो या उनके पति जो राजाराम है वो भी देवली उनियारा विधानसभा सीट से जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। तो क्योंकि वो मूल रूप से वहां के रहने वाले हैं पुश्तैनी रूप से, तो ऐसे में देखा जा सकता है यदि कोई कैंडिडेट चेंज करते हैं तो ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को के फेवर में वो सीट है वो भी वहां पर हो सकती है। लेकिन मोटे तौर पर 2 सीटें यदि जीतती है तो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा एक ये कहा जा सकता है कि नागौर जो जिसको जाटलैंड कहते हैं कि नागौर के न्यूज़र में सीट जीतते हैं तो अपने आप में एक बेहद रोचक मुकाबला जो है वो विधानसभा उपचुनाव का ये देखने को मिल सकता है। साथ 14 जीतते हैं तो जो ट्राइबल बेल्ट है, ट्राइबल्स के बीच में जो पकड़ भारतीय जनता पार्टी की कम हो रही है, तो और उस पकड़ को यदि मजबूत तरीके से पार्टी जो है वो पकड़ती है तो ये भी अपने आप में एक बड़ा जो फैक्टर है वो देखा जा सकता है। और ये दोनों ही यदि सीट जीतती है तो कहीं ना कहीं ये भी माना जाएगा भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जो जीत है वो ट्राइबल और जो जाटलैंड है दोनों में हुई है। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरविंद।